सबका ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। राजस्थान के प्रमुख त्योहार जो हैं वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका था जीके वाले पार्ट में। आज एक नई कक्षा के साथ उपस्थित हुए हैं। टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन और इसमें भी आज की कक्षा में रहेगा अपने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। देखो सभी जानते हैं कि राजस्थान में जितने भी आंदोलन हुए हैं वो उस समय रियासतों व ठिकानों द्वारा कर वसूली या लगान वसूली कर व लागतें किसानों पर लागू कर दी जाती थी और उसी के विरोध में किसान आवाज़ उठाते थे और वो आंदोलन होते थे। उसी में एक था बिजोलिया किसान आंदोलन। ये राज्य का सबसे लंबा व अहिंसात्मक आंदोलन रहा था। ये 1897 से प्रारंभ हुआ और 1941 तक ये आंदोलन चलता है, यानी कुल मिलाकर के 44 वर्षों तक चलने वाला आंदोलन था। इतना लंबा चला फिर भी किसी प्रकार की हिंसा इसमें नहीं होती है। तो आओ देखते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन कब शुरू हुआ। भाई 1897 में शुरू होता है, ठीक है, और 1941 तक ये आंदोलन चला। कुल मिलाकर के 44 वर्ष तक ये आंदोलन जो है ये चलता है, 44 वर्षों तक चला है। अब बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा में पड़ता है। मैं एक मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे ये अपने राजस्थान का मैप बना ही लेते हैं, जैसा भी बनेगा। एक बार ये कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला भाग यहां से लेकर के ऐसे जाएगा, ठीक है भाई, थोड़ा सा दबाना पड़ेगा। ये मान लो आप, ये राजस्थान है। अब उस समय मेवाड़ रियासत थी, ये कर लेते हैं अपने मेवाड़ रियासत है, ठीक है। मेवाड़ में पूरा ये एरिया आता था। ये मेवाड़ रियासत, और मेवाड़ रियासत का उस समय जो है ना नियुक्त कर रखा था फतेह सिंह, यहाँ का शासक था फतेह सिंह, ठीक। मेवाड़ रियासत में ही एक भाग पड़ता था, कौन सा, बिजोलिया। ये लो जी बिजोलिया, ये बिजोलिया है और वर्तमान में बिजोलिया कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में। मेवाड़ रियासत का ही एक हिस्सा था बिजोलिया और जो कि वर्तमान में भीलवाड़ा में पड़ता है। अब इसके संदर्भ में कई महत्वपूर्ण बातें आएंगी, वो मैं आप लोगों को अभी बता देते हैं। देखो बारी बारी सारी बातें। बिजोलिया कहाँ है, भीलवाड़ा में। बिजोलिया जो है उस समय प्रथम श्रेणी का जागीरी इलाका था, प्रथम श्रेणी का जागीरी इलाका हुआ करता था, ठीक है। यानी कि यहाँ की भूमि उपजाऊ थी, फसलें यहाँ पर खूब होती थी, जागीरदार यहाँ पर अधिक आना भी चाहते थे कि यहाँ पर कर वसूली आसानी से की जा सकती थी। प्रथम श्रेणी का जागीरी इलाका था बिजोलिया जो है। ये 100 वर्ग मील में फैला 86 गांव का एक समूह था, ठीक है। इस गांव में मुख्य रूप से दाकड़ जाति के किसान जो थे वो थे दाकड़ जाति के किसान, और उनकी संख्या उस समय 6000 के लगभग थी, ठीक है भाई। अब बिजोलिया जो है, बिजोलिया के पास ही पड़ता है ऊपरमाल, इसी में आएगा। ऊपरमाल पंचगोल्ड की स्थापना होगी और ऊपरमाल ठिकाना है, ये इसी में आता था। और यहां पर पड़ता है भैंसरोडगढ़। अब याद रखना, भैंसरोडगढ़ से लेकर के बिजोलिया के बीच का जो भूभाग है उसी को ही ऊपरमाल कहा जाता है। भैंसरोडगढ़ से लेकर के बिजोलिया के बीच का जो भूभाग है वो ऊपरमाल कहलाता है। अगर ऊपरमाल की बात की जाए तो ऊपरमाल जो ठिकाना था ये गजनेर भरतपुर का शासक था। कौन, गजनेर भरतपुर का शासक था अशोक परमार। अशोक परमार इसको मिला हुआ था। ऊपरमाल जो ठिकाना था ये गजनेर भरतपुर का शासक था अशोक परमार, इसके अधीन था। और इस अशोक परमार को भी ये खानवा के युद्ध में जब अशोक परमार ने राणा सांगा की सहायता की थी तो राणा सांगा ने इसे भेंट स्वरूप प्रदान किया था। एक बार पुनः सुनो, अगर परीक्षा में ये आए कि ऊपरमाल ठिकाने के संस्थापक कौन थे तो अशोक परमार थे। अशोक परमार कहाँ के थे, ये गजनेर भरतपुर के रहने वाले थे। उनको ये मेवाड़ में कहाँ से मिल गया, वो तो भरतपुर के थे। गजनेर भरतपुर का जो शासक था अशोक परमार, ये जो 1526 का खानवा का युद्ध हुआ उसमें राणा सांगा की सहायता के लिए आया था और राणा सांगा ने ही से भेंट स्वरूप ये ऊपरमाल ठिकाना प्रदान किया था। देखो खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने पाती पर्वन योजना लगाई थी, उसमें बीकानेर का कल्याणमल, सलहदी तंवर, जोधपुर मारवाड़ का जो मालदेव है सभी आए थे, यानी कि कई राजा सहायता के लिए आए थे।
चंदेरी का मेदिनी राय। तो उसी समय गजनेर भरतपुर का अशोक परमार भी आया था और इसको खुश होकर के राणा सांगा ने ऊपरमाल ठिकाना जो है ये दिया था, यानी कि ऊपरमाल ठिकाने के संस्थापक अशोक परमार है। ठीक, बात समझ में आई। और बिजोलिया और से लेकर के भैंसरोडगढ़ के बीच का भूभाग जो है उसी को ही ऊपरमाल कहा जाता है। यहाँ पर ऊपरमाल के दो प्रश्न बनते हैं। ऊपरमाल ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार था, वो आप जान गए कौन है। और ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी 1917 में, वो बात आगे आएगी। हाँ, तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं यहाँ के जो बिजोलिया के जो राव थे वो उमराव के नाम से जाने जाते थे, उमराव कहलाते थे वो। ठीक है, देखो बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से लेकर के 1941 तक यानी कुल 44 वर्षों तक ये चला और राज्य का सबसे लंबा व अहिंसात्मक आंदोलन था। सबसे लंबा व अहिंसात्मक आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन ही था। अब बिजोलिया उस समय मेवाड़ रियासत में पड़ता था। मेवाड़ रियासत का उस समय जो है शासक फतेह सिंह था और ये जो बिजोलिया है यहां पर ठिकानेदार था राव करशन सिंह। राव करशन सिंह जिसने बिजोलिया की जनता पर 84 प्रकार की कर व लागतें लगाई थी। ठीक है, तो ये बात मोटी मोटी बातें हैं। कहानी तो अब शुरू होती है, इसको एक बार पुनः देख लो। ऊपरमाल कौन सा है? बिजोलिया से लेकर के भैंसरोडगढ़ के बीच का जो भूभाग होता है वो कहलाता था ऊपरमाल। ठीक है, बिजोलिया उस समय 100 वर्ग किलोमीटर में फैला 86 गांव का एक समूह था। प्रथम श्रेणी का जागीरी इलाका हुआ करता था। यहाँ पर धाकड़ जाति के किसान जो थे वो थे जिनकी संख्या 6000 थी। अगर बिजोलिया की जनसंख्या की बात करें तो 1921 में यहाँ की जनसंख्या 12000 के लगभग थी। वहीं 1931 में यहाँ की जनसंख्या जो है ये 24000 का आंकड़ा पार कर जाती है, यानी कि जनसंख्या जो है वो तेजी से यहाँ पर बढ़ती है। 1921 से इन 10 सालों में जनसंख्या यहाँ की दोगुनी हो जाती है और आंदोलन तो 1897 में ही प्रारंभ हो जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत कैसे होगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। याद रखना, यहाँ के राव जी जो थे वो उमराव कहलाते थे और ये जो ऊपरमाल ठिकाना था ये गजनेर भरतपुर का शासक था अशोक परमार। अशोक परमार को ही ऊपरमाल ठिकाने का संस्थापक माना जाता है। अशोक परमार को ये जो ठिकाना था ये खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने प्रदान किया था। खानवा के युद्ध में अशोक परमार ने सांगा की सहायता की थी इसलिए। चलो आगे चलते हैं, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ये तो इसकी बेसिक बातें हैं जो इसके प्रारंभ में आती हैं। अब अगर बात करें तो कहानी कहां पर क्या मोड़ लेती है? 1897 जो है यहां से आंदोलन प्रारंभ होता है। ठीक है भाई, वही बात मैं आपको अच्छे से अब बता देता हूं। ये बिजोलिया है, ये क्या है? बिजोलिया कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। ठीक, अब उस समय यहां का जो था ना ठिकानदार वो था राव करशन सिंह। राव करशन सिंह यहाँ का शासक था और इसने लगा रखी थी 84 प्रकार के कर व लागतें। 84 प्रकार के कर लगाने वाला शासक कौन, ठिकानदार कौन था? राव करशन सिंह था। अब उस समय क्या हुआ, जैसे ही इसने 84 प्रकार की कर व लागतें लगाई तो जाहिर सी बात है विरोध तो होना निश्चित था। किसानों ने सोच लिया कि इतने प्रकार की कर व लागतें देंगे तो अपने क्या बचेगा। कई प्रकार का कर लिया करता। कौन कौन सा कर होता? एक दो के मैं आपको नाम बताता हूँ। देखो, चौरी कर लगाया इन्होंने तलवार बंधाई कर लगवाया, ये चूड़ा कर लेते थे, ये सींगटी कर लेते थे। चूड़ा कर क्या होता था? कोई भी ठुकराइन जो है वो नया चूड़ा पहनती तो उसका जो राशि थी वो जनता से उसके नाम पर राशि वसूली जाती थी। एक तलवार बंधाई कर होता था। जो भी उत्तराधिकारी बनता उस समय उसके जो समारोह में जो खर्चा आता वो किसानों से वसूला जाता था। ठीक है, चौहरी कर लगाया था राव करशन सिंह ने 1903 में, जो कि लड़की की शादी पर लिया जाता था। एक सिंगोटी कर होता था, पशुओं के क्रय विक्रय पर भी कर लेते थे ये लोग। लाटा और कुंता पर था शुरू कर दी। खड़ी फसल का अनुमान लगा करके उससे वसूली करना वो कुंता था और लाटा फसल जो है निकालने के बाद उसमें से आधा हिस्सा या 1/4 हिस्सा लेते थे, वो कुंता पर था, लाटा पर था होती थी। एक खींचड़ी लाग लगा दी। खींचड़ी लाग क्या होती थी? कोई भी सेना आती वो किसी भी गांव के पास ठहरती तो वो उस सेना के खाने की व्यवस्था जो है वो गांव वाले करते थे। ऐसे अनेक प्रकार के करों से ये परेशान हो गए थे। 84 प्रकार के कर व लागतें लगाने वाला कौन था? राव करशन सिंह था।
अब बात करते हैं, फिर जैसे इन्होंने कर लगाए तो इन्होंने सोचा कि अब कर तो लगा दिए, कर वो लागते लगा दी, इसका विरोध होगा। अब विरोध कब होगा? जब किसान एकत्रित होंगे। अपने ऐसे करते हैं, किसानों को किसी भी हालत में इकट्ठा नहीं होने देना है। जो ही किसान इकट्ठा होंगे तो उनमें कोई ना कोई लीडर निकल करके सामने आएगा और वो इसके विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे। तो अपने एक काम करना है। क्या काम था वो? कि किसानों को किसी भी हालत में एकत्रित नहीं होने देना है। लेकिन किसान भी बहुत तेज थे। यहाँ पर एक गांव पड़ता है, कौन सा? गिरधारीपुरा। गिरधारीपुरा एक गांव था यहाँ पर, और इस गांव में का था गंगाराम धाकड़। गंगाराम धाकड़, इसकी मृत्यु हो जाती है। गंगाराम धाकड़ की इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होगी तो क्या करेंगे? मृत्यु भोज होता है। क्या था? मृत्यु भोज। अब किसानों को यह अवसर मिल गया कि वैसे तो इकट्ठा होने नहीं देंगे, अपने क्या करते हैं? इस मृत्यु भोज में चलते हैं। सभी किसान एकत्रित होकर के इस मृत्यु भोज में सम्मिलित हो जाते हैं और यहाँ पर वो एक प्लान बनाते हैं। कहाँ पर? गिरधारीपुरा में, कि अपने 2 व्यक्ति ऐसे आओ जो कि इस राव करशन सिंह की शिकायत जो है, मेवाड़ का शासक था फतेह सिंह, फतेह सिंह के पास राव करशन सिंह की शिकायत जो है ये लेकर के जानी है। इसके लिए तैयार कौन होते हैं? एक तो ठाकरी पटेल, ठाकरी पटेल, और एक नानजी पटेल। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, ये दोनों जो हैं ये कहते हैं कि हाँ हम ये शिकायत लेकर के जाएंगे और मेवाड़ के जो महाराणा है फतेह सिंह, उनको राव करशन सिंह की शिकायत करेंगे कि वो हमारे से अनावश्यक कर व लागतें ले रहा है। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों फतेह सिंह के पास जाते हैं। देखो नानजी पटेल का नाम ही नारायण जी पटेल मिलता है, आप ये मत सोचना कि कोई और होगा, यही है नारायण जी पटेल, नानजी पटेल। ये दोनों व्यक्ति इस मृत्यु भोज में शामिल होते हैं और यहाँ पर सभी किसान मिल करके एक प्लान बनाते हैं। और ठाकरी पटेल और नानजी पटेल को कहाँ भेजा गया? मेवाड़ का जो महाराणा था फतेह सिंह, उसके पास भेजते हैं राव करशन सिंह की शिकायत लेकर के। लेकिन फतेह सिंह ने इनकी शिकायत को अनसुना कर दिया और इन दोनों को, किसको? नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, इन दोनों को ही बंदी बना लेता है। बंदी बना लिया इन दोनों को। कैसे बकवास कर रहे हैं आगे सिर उठा करके, ऐसी कोई बात ही नहीं है। फिर क्या करता है? फतेह सिंह सोचता है कि कहीं ना कहीं कोई बात हो भी सकती है, लगा भी सकता है, राव करशन सिंह इतना भला नहीं है। देखो ये जो महाराणा था इसी के अंडर में ही ठिकानेदार काम करते थे। बिजोलिया था, ऊपरमाल था, जैसे बेंगू था, ये सभी इसी के अंतर्गत ही आते थे। तो बिजोलिया को उस समय राव करशन सिंह जो था वो था। अब 6 माह पश्चात क्या करता है? 6 माह बाद ये अपने एक राजस्व अधिकारी को भेजता है और उस राजस्व अधिकारी का नाम था हामिद हुसैन। हामिद हुसैन को भेजता है और हामिद हुसैन क्या करता है? बिजोलिया आता है और यहाँ पर जांच के लिए आता है। अब ये आकर के देखता है कि वाकई राव करशन सिंह ने यहाँ की जनता पर 84 प्रकार की कर व लागतें लगा रखी हैं। इसने कोई तो चौरी कर है, कोई तलवार बंधाई कर है, कोई सिंगटी कर है, कोई खिचड़ी कर है, कोई चूड़ा लाग है, तो अनेक प्रकार की ये लाग लगा रखी हैं। किसान इसका भुगतान कैसे कर पाएंगे? तो ये ऐसी समाचार लेकर के वापस फतेह सिंह को बताता है और हामिद हुसैन वो पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने सही सही बातें जाकर के फतेह सिंह को बताई कि बिल्कुल इनकी मांगे जो हैं वो जायज़ हैं। बिजोलिया में ऐसा हो रहा है, वहाँ की जनता पर 84 प्रकार की कर व लागतें हो रही हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं? ये कहता है कि कोई ना कोई कोई ना कोई समाधान जरूर करेंगे। किसान एकत्रित होते हैं और इन दोनों को रिहा करवा करके ले आते हैं। ये किसानों की पहली जीत थी। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को रिहा करवा करके वापस ले आए। राजस्व अधिकारी कौन था? हामिद हुसैन। ठीक है, ये यहाँ से बंदी बनाए थे, इनको वापस ले आते हैं। हाँ, आगे अगर बात करते हैं, आप लोगों के समझ में आया होगा, याद रख लेना, जांच के लिए हामिद हुसैन को भेजा गया था। हामिद हुसैन राजस्व अधिकारी था, मेवाड़ से आया था और बिजोलिया जांच करके लेकर के गया था। अब क्या हुआ? उनको रिहा करवा लिया। किसानों की ये पहली जीत थी। यहाँ पर ये बात शुरू होती है, ये मृत्यु भोज था 1897 में। ठीक है, क्योंकि इस किसान आंदोलन में प्रथम चरण रहेगा 1897 से लेकर के 1915 तक। दूसरा चरण आता है 1915 से 1923 तक और तीसरा चरण रहेगा 1923 से लेकर के 1941 तक।
ये तीनों चरणों में नेतृत्वकर्ता भी अलग अलग ही रहेंगे। हाँ, यहाँ बात करते हैं, राव कर्षण सिंह ने 84 प्रकार के कर लगाए, ये कम नहीं था। 1903 में ये एक नया कर लेकर के आया, और जो कर था चौरी कर हुआ भी। कौन सा कर? चौरी कर। कब लिया जाता था? बच्चियों की शादी करते थे ना, लड़की की शादी पर लिया जाने वाला कर था। यानी कि इस बिजोलिया में कोई भी बच्ची की शादी करेगा तो उसको 5 रुपए जो हैं वो कर के रूप में देने पड़ते थे। 5 रुपए उस समय बहुत होते थे, 5 रुपए देने पड़ते थे। लेकिन राम प्रसाद, जो इतिहासकार है राम प्रसाद व्यास, ये कहता है कि 5 रुपए राशि नहीं थी। कितनी राशि थी? 13 रुपए लिए जाते थे। जो भी है याद रख लेना, चौरी कर लड़की की शादी पर लिया जाता था। कब लगाया? 1903 में। किसने लगाया? राव कर्षण सिंह ने। ठीक है, इसका किसानों ने विरोध किया, और किसानों ने क्या किया? अपनी जो बच्चियां थी, लड़कियां थी, उनकी शादी करना ही बंद कर दिया कि हम लड़कियों की शादी करेंगे नहीं, हमारे घर बैठे रहेंगे, कहाँ से लेगा तू। ठीक है, फिर जैसे ही इसको पता लगा कि गांव वाले तो बच्चियों की शादी नहीं कर रहे हैं, कर देने के, देखो 5 रुपए उस समय बहुत ज़्यादा राशि हो जाती थी। और राम प्रसाद व्यास जो है ये कहते हैं कि 13 रुपए राशि जो है वो ली जाती थी। तो लड़कियों की शादी बंद कर दी। तो इसने क्या किया? फिर घटा करके चौरी कर जो है, चौरी कर की दर आधी कर दी। ठीक है भाई, चौरी कर को घटा करके आधा कर दिया। तो उस समय किसान कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं, चलो कुछ तो हल्का हुआ है। तो ये चौरी कर जो है ये लड़की की शादी पर लिया जाता था, 5 रुपए। और जब राव कर्षण सिंह, किसानों ने इसका विरोध किया तो कर्षण सिंह ने इस राशि को आधा कर दिया। उस समय के लिए आंदोलन जो है वो एक बार शांत हो जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ घटना देखो, 1906 में राव कर्षण सिंह की मृत्यु हो गई। मृत्यु कब होती है? 1906 में। किसकी? राव कर्षण सिंह, जो कि 84 प्रकार की कर लागते लगा रहा था, इसकी मृत्यु हो जाती है 1906 में। और नया, अब देखो ये निसंतान था, इसकी कोई संतान नहीं थी, तो इसका कोई नजदीकी रिश्तेदार था, उसका नाम था राव पृथ्वी सिंह। राव पृथ्वी सिंह, अब देखो नया बनेगा, नया बना है तो कोई समारोह का आयोजन करते हैं। किसी समारोह का आयोजन होगा तो खर्चा लगेगा, खर्चा तो घर से भुगतेंगे नहीं, खर्चे कौन देंगे? खर्चा देंगे किसान, कल्याओ कर वो लागते। तो इसने तो जैसे ही ये राव कृष्ण सिंह बना और इसने आते ही तलवार बंधाई कर जो है वो लगा दिया। कौन सा कर? तलवार बंधाई कर। यो कौन सो कर होया कर तो गुरु जी? ये कर था उत्तराधिकारी कर। कौन सा कर? उत्तराधिकारी कर। यानी कि किसी की मृत्यु होने के पश्चात उसका जो उत्तराधिकारी, जो नया ठिकानेदार या शासक बनेगा, वो जब बनेगा उसके समारोह में जो खर्चा आएगा उसके लिए लगान वसूली की जाएगी और वो किसान देंगे। तो ये तलवार बंधाई कर लगाया। अब तलवार बंधाई कर लगाते ही इसका जो विरोध किया वो किया था सीताराम दास ने। सीताराम दास इसका विरोध करते हैं। इसके साथ ही थे फतेहकरण चारण, फतेहकरण चारण और विरमदेव, विरमदेव, ये जो है इसका विरोध करते हैं। ठीक है भाई। 1906 में राव पृथ्वी सिंह लगाता है तलवार बंधाई कर, जो कि उत्तराधिकारी कर था। इसका विरोध किया था सीताराम दास ने। तो याद रखना, प्रथम जो चरण है 1897 से लेकर के 1915, इसका नेतृत्व जो करेंगे वो किया था सीताराम दास। सीताराम दास, फतेहकरण चारण, फतेहकरण चारण और विरमदेव, इन्होंने ही प्रथम चरण में इस आंदोलन को संभाला था। ठीक है, आगे बात करें तो जैसे ही विरोध किया फिर क्या हुआ, ये मानने वाला तो नहीं था, लेकिन 1913 में क्या हुआ, इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? अपने जो पृथ्वी सिंह है, 1913 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई। ठीक, 1913 में मृत्यु हो जाती है तो मेवाड़ राज्य जो है, मेवाड़ रियासत, यहां पर मुर्समात कायम कर देती है। मुर्समात कायम हो जाती है। मैं आगे आपको यहाँ पर ऊपर लिख करके बताता हूँ मुर्समात क्या होती है। एक बार पुनः सुनो। बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा में पड़ता है। सबसे लंबा और अहिंसात्मक आंदोलन था। 44 वर्षों तक ये आंदोलन चला। इस आंदोलन की शुरुआत होती है कहाँ पर? बिजोलिया में ही पड़ता है गिरधारीपुरा। गिरधारीपुरा में 1897 में गंगाराम धाकड़ जो कि एक किसान थे, इनकी मृत्यु हो जाती है। इसी मृत्यु भोज में सभी किसान एकत्रित होते हैं और वो किसान क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्लान बनाते हैं कि अपनी इसकी शिकायत, राव कृष्ण सिंह की शिकायत फतेह सिंह के पास भेजेंगे। तो दो व्यक्तियों को तैयार किया जाता है, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। वो फतेह सिंह के पास ये शिकायत लेकर के जाते हैं
और शिकायत वहां पर फतेह सिंह इनको बंदी बना लेता है। फिर क्या होता है, इसकी जांच हेतु 6 माह बाद हामिद हुसैन जो राजस्व अधिकारी था उसको भेजा गया और हामिद हुसैन ने जाकर के ये बताया कि हाँ वास्तव में कर हुए लागतें ली जा रही हैं 84 प्रकार की जो कि अनावश्यक है। उसके बाद किसान एकत्रित होकर के नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को रिहा करवा लेते हैं। ये इस आंदोलन में किसानों की पहली जीत मानी जाती है। उसके पश्चात 1903 में राव कृष्ण सिंह जो है ये चौरी कर लगाता है। लड़की की शादी पर लिया जाने वाला कर था 5 रुपए इसकी राशि थी। राम प्रसाद व्यास के अनुसार ये राशि जो है ये 13 रुपए हुआ करती थी। अब जब किसानों ने लड़कियों की शादी करना बंद कर दिया तो इसने इस चौरी कर की राशि जो है वो घटा करके आधी कर दी। इसके पश्चात 1906 में राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई नजदीकी रिश्तेदार था राव पृथ्वी सिंह, ये शासक बनता है। पृथ्वी सिंह ने आते ही यहाँ की जनता पर तलवार बंधाई कर लगा दिया। तलवार बंधाई कर जो है ये उत्तराधिकारी कर होता था। इसका विरोध करते हैं सीताराम दास, फतेहकरण चारण और विरमदेव। तो इस 1897 से लेकर के 1915 तक सीताराम दास जो है ये इस किसान आंदोलन को संभालते हैं। 1913 में राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर मुर्समात जो है वो कायम हो जाती है। मुर्समात क्या होती है मैं ये बताऊंगा, आप लोगों ने ये देख लिया होगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा क्या बड़ा चैप्टर है तो बार बार मिटाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो जगह नहीं बचेगी लिखने के लिए यहाँ पर। हाँ आगे देखो, 1913 में क्या हुआ, राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है। कौन मर गया भाई, राव पृथ्वी सिंह जो है वो मर जाता है। अब याद रखना दोनों ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न एक तो बनता है कि 84 प्रकार की कर व लागतें लगाने वाला शासक कौन था, तब क्या आएगा राव कृष्ण सिंह। राव कृष्ण चौरी कर किसने लगाया, राव कृष्ण सिंह। चौरी कर कब लिया जाता था, लड़की की शादी पर। बिजोलिया किसान आंदोलन में तलवार बंधाई कर किसने लगाया, पृथ्वी सिंह ने। कब लगाया, 1906 में। 1913 में राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। तब यहाँ पर बिजोलिया में क्या है, मुर्समात कायम हो जाती है। मुर्समात क्या हुआ गुरुजी, देखो मुर्समात होता है कोर्ट ऑफ वार्ड्स, कोर्ट ऑफ वार्ड्स होता है। यानी कि यहाँ पर वही राष्ट्रपति शासन लग गया। मुर्समात यानी कि मेवाड़ का जो मुख्य महाराणा था फतेह सिंह, वो बिजोलिया को अपने अंडर में ले लेता है। ठीक है, ये बात हो जाती है। और वैसे पृथ्वी सिंह का एक अल्पायु पुत्र था, वो यहाँ पर नियुक्त किया जाता है, लेकिन वो छोटा था, कम आयु का था, इसलिए फतेह सिंह जो है ये खुद इसको संभालने लग जाते हैं। आप समझ गए होंगे मेवाड़ रियासत में ही ये था और ये जो पृथ्वी सिंह है ये इसी के नीचे काम करते थे। ठीक है, मुर्समात कायम हो गई। मुर्समात होती थी केंद्र से यहाँ से शासन करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है भाई, अब कुछ समय के लिए, अब यहाँ पर कोई शासक नहीं था वहां के, वो खुद इस अपने अंडर में ले लिया, तो कुछ समय के लिए जो है शांत हो जाता है। अब क्या होता है, 1915 तक ये शांत रहता है। ये यहाँ पर प्रथम चरण जो है वो पूर्ण हो जाता है। प्रथम चरण कहाँ से लेकर के, मैंने आपको बताया था प्रथम चरण जो है, प्रथम चरण बिजोलिया का प्रथम चरण ये 1897 से लेकर के 1915 तक चला था और इसमें सीताराम दास ने इसका नेतृत्व किया था। तो ये 1915 यहाँ पर आ गया है। प्रथम चरण की बात जो है वो हो गई। आगे चलते हैं, कहानी अभी बाकी है। फिर क्या होता है, 1916 में सीताराम दास जो कि प्रथम चरण में नेतृत्व करता थे, सीताराम दास विजय सिंह पथिक को आमंत्रित करते हैं कि विजय सिंह पथिक आप आइए और इस आंदोलन से जुड़ो और इस आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान कीजिए आप। विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़ते हैं। विजय सिंह पथिक के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था भाई, भूप सिंह इसका मूल नाम था विजय सिंह पथिक का। विजय सिंह पथिक यूपी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले थे। बुलंदशहर के रहने वाले थे। इनके पिता थे हमीर गुज्जर। हमीर गुज्जर इनके पिताजी थे और माता थी कमल देवी। थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, बीच में आ ही गए तो। अब ये जो है 1915 में जो लाहौर षड्यंत्र हुआ, लाहौर षड्यंत्र होता है कब हुआ था, 1915 में। इस लाहौर षड्यंत्र से बागी बन करके भागे थे और उसके पश्चात यहाँ पर अपनी दाढ़ी बढ़ा करके अपना रूप बदल लेते हैं और भूप सिंह से अपना नाम बदल करके विजय सिंह पथिक कर लेता है। ये किसके साथ काम करते थे, आप जानते हो सचिंद्र सान्याल को। सचिंद्र सान्याल और रास बिहारी घोष, रास बिहारी
घोष, ये जो क्रांतिकारी थे इनके साथ काम कर चुके थे, इनके साथ रह चुके थे सचिंद्र सान्याल और रासबिहारी घोष। जो 1915 का लाहौर षड्यंत्र हुआ था उसमें इनके साथ काम कर चुके थे, कम नहीं थे ये। ठीक है, अब ये 48 वर्ष की आयु में शादी करते हैं। एक विधवा अध्यापिका थी जिसका नाम था जानकी देवी। जानकी देवी, इनसे इनकी शादी होती है। जानकी देवी भी किसान आंदोलन से जुड़ती है, इसकी सहायता करती है हर जगह। लेकिन विजय सिंह पथिक जो है ये क्या करते हैं, देखो मैं थोड़ा बता दूं। विजय सिंह पथिक सर्वप्रथम राजस्थान में बाणा अजमेर में आते हैं। कहां पर आए? बाणा अजमेर में आए थे सबसे पहले, और फिर यहां से चित्तौड़गढ़ आते हैं। बाणा अजमेर से चित्तौड़गढ़ आए थे। ठीक, तो ये 1900, देखो विजय सिंह पथिक शामिल कब हुए? शामिल, अरे शामिल कब हुए? शामिल 16 में, 16 में शामिल, शामिल 16 में, 16 में शामिल होते हैं। एक बार क्वेश्चन ये आया था कि विजय सिंह पथिक जो है बिजोलिया किसान आंदोलन में किसके कहने से सम्मिलित हुए थे? तब क्या आएगा? सीताराम दास के कहने से शामिल हुए थे। विजय सिंह पथिक मूल नाम भूप सिंह, कहाँ के रहने वाले? बुलंदशहर यूपी के। पिताजी कौन थे? हमीर गुर्जर। एक बार ये भी पूछा था कि विजय सिंह पथिक किससे संबंधित थे? बंजारा परिवार से, गुर्जर परिवार से। विजय सिंह पथिक गुर्जर परिवार से थे। एक बार ये भी पूछा गया था, जैसे अपने जो गुरु गोविंदगिरी हैं, जो मेवाड़ बीरकोर जहाँ पर सैनिकों पे गोलियां चलाई थी, वहाँ के जो वो थे गोविंदगिरी, वो किस संप्रदाय से संबंधित, किस जाति विशेष से संबंधित थे? तो वो बंजारा हैं। कमल देवी इनकी माता 1915 के लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे। सचिंद्र सान्याल और रासबिहारी घोष के साथ काम कर चुके थे। 1948 की उम्र में शादी, 48 वर्ष की उम्र में शादी करते हैं। और जानकी जो विधवा अध्यापिका थी। अब ये जो है जनरलगंज यूपी में इनकी मृत्यु होती है। देखो वैसे मथुरा में मरते हैं, मथुरा में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1954 में इसकी मृत्यु होती है। किसकी? विजय सिंह पथिक की। तो इनकी पत्नी जानकी देवी जो है वो इसकी विजय सिंह की स्मृति में, कहाँ पर? जनरलगंज में। जनरलगंज पड़ता है यूपी में। यहाँ पर एक पुस्तकालय की स्थापना करवाती है। कौन करवाती है? जानकी देवी। उस पुस्तकालय का नाम था विजय सिंह पथिक पुस्तकालय, जो कि यूपी में था। फिर अंग्रेजों ने उसको बंद करवा दिया था। हाँ, आगे चलते हैं, काम की बात करते हैं। 1916 में शामिल होते हैं। 1917 में ये क्या, 1916 में ही इन्होंने क्या किया? विद्या प्रचारिणी सभा, विद्या प्रचारिणी सभा से नाता जोड़ा था। विद्या प्रचारिणी सभा में शामिल हो गए। कब? देखो इस आंदोलन से जुड़े 1916 में, और 1916 में ही विद्या प्रचारिणी सभा। विद्या प्रचारिणी सभा पहले हरिभाऊ किंकर चला रहे थे। हरिभाऊ किंकर, इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया था। कई जगह ये मिलता है कि माणिक्यलाल वर्मा ने विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया था, बाकी हरिभाऊ किंकर ने किया था। ये हरिभाऊ किंकर हैं, एक हरिभाऊ उपाध्याय है जिनको दास साहब के नाम से जाना जाता है। अब 1917 पे आ जाओ। 1917 में क्या हुआ? 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या के दिन विजय सिंह पथिक जो है ये ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना करता है। ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कौन करता है भाई? विजय सिंह पथिक 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना करता है। याद रखना, ऊपर माल पंच बोर्ड जो है ये तो इसकी स्थापना तो की थी विजय सिंह पथिक ने, और ऊपर माल ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार था। ये बात हो चुकी है। अब इस ऊपर माल पंच बोर्ड जो है ये किसान सभा थी, इसका मुखिया बनाया जाता है। मुखिया इसको श्री मन्ना पटेल, पूछा हुआ है सेकंड ग्रेड में कि ऊपर माल पंच बोर्ड जो गठन हुआ उसका मुखिया कौन था? पहला ऑप्शन विजय सिंह पथिक दे रखा था, विजय सिंह पथिक इसमें नहीं था, इसका मुखिया बनाया गया था श्री मन्ना पटेल को। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 1917 की बात हो गई। 1919 में देश में जलियांवाला बाग हत्याकांड की बड़ी घटना भी 1919 में ही हुई थी। 1919 में अगर बात की जाए तो क्या बड़ी घटना निकल करके सामने आती है वो मैं बताऊंगा। थोड़ी स्याही डाल लेते हैं साथ साथ, थोड़ा सा क्या लंबा चैप्टर हो गया, स्याही खत्म हो जाती है। हाँ, 1919 में चलो मैं बता देता हूं साथ साथ। 1919 में क्या हुआ? इन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी वर्धा में। कहां पर भाई? वर्धा में। 1919 में विजय सिंह ने वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी, और 1920 में उसको स्थानांतरित करके ये अजमेर ले आता है। 1919 में
राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करता है विजय सिंह, कहां पर? वर्धा में। ठीक है, 1919 हो गया। और 1920 में क्या हुआ? 1920 में इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। अजमेर स्थानांतरित करते हैं। एक बार पुनः सुनो बात को। देखो, 1916 में सीताराम दास के कहने से शामिल हुए। 1916 में ही विद्या प्रचारिणी सभा में शामिल होते हैं। विद्या प्रचारिणी सभा पहले ही चला रहे थे हरिभाऊ किंकर। ठीक है। 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन विजय सिंह पथिक जो है ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं। ऊपरमाल पंच बोर्ड का मुखिया बनाया जाता है श्री मन्ना पटेल को। 1919 में घटना क्या होती है? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की जाती है वर्धा में। और 1920 में इसी को ही राजस्थान सेवा संघ को स्थानांतरित करके ये अजमेर ले आता है। अब यहां आ जाओ थोड़े से इधर। प्रथम चरण करवा दिया था, द्वितीय चरण चल रहा है। यहां दिख रहा होगा 1920 में ही नागपुर अधिवेशन होता है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। अब इस अधिवेशन में विजय सिंह पथिक जाते हैं और यहां पर ही इनकी मुलाकात होती है गांधी जी से, महात्मा गांधी से मुलाकात होती है। और ये पहला आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन, जिसको गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था। ठीक है भाई। देखो, 1920 में नागपुर अधिवेशन में गांधी जी जो हैं वो इस बिजोलिया किसान आंदोलन को आशीर्वाद देते हैं कि आपका आंदोलन अच्छा है, आप सही विरोध कर रहे हो कर लागतों के खिलाफ। मैं भी आपके साथ सम्मिलित होता, लेकिन मेरे पास समय का अभाव है। यानी कि गांधी जी जो है वो आशीर्वाद देते हैं 1920 में। अब क्या हुआ उस बात को जानो। 1920 में ये हो गया। अब यहां पर एक समाचार पत्र था, प्रताप नामक समाचार पत्र। इसका प्रकाशन करवाता है कौन? गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक थे। गणेश शंकर विद्यार्थी को याद रखना, ये कई बार पूछा हुआ है। विद्यार्थी नहीं था, ये इसका गोत्र है विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी जो है ये 1922 की बात है। 1922 में गणेश शंकर विद्यार्थी समाचार पत्र का प्रकाशन करवाते हैं। वो समाचार पत्र कौन सा था? प्रताप। अब इसको क्लियर करो कॉन्सेप्ट को। देखो, प्रताप नामक समाचार पत्र जो है उसका प्रकाशन विजय सिंह पथिक ने करवाया था। प्रताप नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी उसके संपादक थे। ठीक बात है, आगे चलते हैं। अब इसकी जांच हेतु फिर क्या कौन आते हैं? 1922 में इसकी जांच हेतु हॉलैंड, रॉबर्ट हॉलैंड जो है वो इस आंदोलन की जांच हेतु आते हैं। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि 84 प्रकार की कर लागते हैं वो गलत हैं, उसमें से आपकी 35 हटा देंगे, जो भी बचती हैं वो तो आपको देनी ही पड़ेगी। पुनः सुनो, 1922 में रॉबर्ट हॉलैंड जो है वो इसकी जांच के लिए आते हैं। ठीक है भाई। एक बात थोड़ी सी छूट गई, सॉरी, यहां लिख देता हूं मैं। गांधी जी ने आशीर्वाद प्राप्त किया। 1920 में ही इसकी जांच हेतु बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग गठित किया गया था। इस आंदोलन की जांच हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। ये प्रश्न भी अच्छा बनता है कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग जो है इसका संबंध किस आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन से। 1920 में ही गांधी जी नागपुर अधिवेशन में इसी आंदोलन को आशीर्वाद देते हैं। 1920 में ही बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग गठित किया।